आदाब। सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद रामागुंडम राजीव राहदारी पर एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर का रखा असली बुनियाद। कहा हुकूमत हैदराबाद की तरक्की के लिए दे रही है तवज्जो। कांग्रेस अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम। केटीआर ने हुकूमत पर लगाया इल्जाम। नारायण खेड़ को तरक्की देने का एजाज बीआरएस को हासिल। बीआरएस पार्टी कारकुनों के इजलास से हरीश राव का खिताब। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल ने ओहदे का जायजा किया हासिल। पार्टी के कायदीन ने दी मुबारकबाद। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद रामागुंडम राजीव राहदारी पर एलिवेटर कॉरिडोर की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि हुकूमत हैदराबाद की तरक्की के लिए खुसूसी तवज्जो दे रही है और इसी के तहत 8 मार्च को मेट्रो फेज 2 के कामों का संग बुनियाद रखा जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत हैदराबाद को हर सतह से तरक्की देगी। నాకు స్పష్టమైన వైఖరి మా ప్రభుత్వానికి ఉన్నది. అభివృద్ధికి సంబంధించి ప్రజా ప్రయోజనాలకు సంబంధించి ఎలాంటి భేషజాలకు తావు లేకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారం తీసుకొని ఎవరు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నా, ఎవరు రక్షణ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నా, ఎవరు ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా ఉన్నా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం వాళ్ళని కలిసి సంప్రదించి మన విజ్ఞప్తులు వారికి చేరవేసి ప్రభుత్వ సహకారం తీసుకుంటాము. నిన్న మొన్న ప్రధానమంత్రి గారిని కలిసి రాష్ట్రానికి వచ్చినప్పుడు స్వాగతం పలికి రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క అవసరాలను అది తుమ్మిడేటి కావచ్చు, మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ కావచ్చు, మెట్రో రైలు కావచ్చు, పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల జాతీయ ప్రాజెక్టు కావచ్చు, ఇతర రక్షణ శాఖకు సంబంధించిన భూములు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి బదలాయించాల్సిన విషయాలలో సంపూర్ణంగా వారికి విజ్ఞాపన పత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది. వారు సానుకూలంగా స్పందించినట్టే నాకు అనిపించింది. तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने ऐलान किया कि आरटीसी मुलाजिमीन को जल्द ही अवार्ड से दिए जाएंगे। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए आरटीसी की खिदमत पर सिताइश की। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद आरटीसी ने महालक्ष्मी स्कीम को सिर्फ 48 घंटे में दस्तयाब करवाने की मसाई की। पूनम प्रभाकर ने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम में खवातीन जीरो टिकट के जरिए आरटीसी को कोई नुकसान नहीं होगा और हुकूमत इसकी अदायगी करेगी। इन्होंने कहा कि हुकूमत आरटीसी मुलाजिमीन की खिदमत को तस्लीम करेगी और जल्द ही अवार्ड्स दिए जाएंगे। ఎప్పటికప్పుడు ఈ విధంగా సకాలంలో జరిపే విధంగా చర్యలు తీసుకుందాం. ఆర్టీసీ కార్మికులకు సంబంధించినటువంటి కానీ దాని తదుపరి మన ఎంపీ గారు మేము మాట్లాడుకునే సందర్భంలో పీఆర్సీకి సంబంధించినటువంటి అంశం మీద ఆర్టీసీ ఇవ్వాలనే నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో దాదాపు 30 ఏళ్ల కళ రామగుండం రోడ్డు అంటే కరీంనగర్ కావచ్చు, సిద్దిపేట కావచ్చు, రామగుండం కంటోన్మెంట్ ఏరియా కూడా ఎలివేటెడ్ కారిడార్ శంకుస్థాపన చేయడానికి పోతాను. నేను జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి కూడా అవుతాను కాబట్టి ఈ అంశాన్ని తప్పకుండా మాట్లాడదాం. మన వాస్తవంగా तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 10 मार्च को यूथ कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद किए जाने वाले भारत जोड़ो न्याय यात्रा मैराथन के पोस्टर की नक़ाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर यूथ कांग्रेस पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। करीमनगर में बीआरएस पार्टी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर पार्टी के वर्किंग सदर केटीआर ने बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत 90 दिनों के अंदर अवाम के एतमाद से महरूम हो गई है। इन्होंने राहुल गांधी गुजरात मॉडल के खिलाफ बयान देने की बात कही, जबकि रेवंत रेड्डी अपनी तकरीर में गुजरात की तारीफ कर रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार पर आने के अंदरून सौयोम किसानों को 15,000 रुपये रैतु बंधु देने और किसानों के कर्जदात को माफ करने के ऐलान की भी बात की, लेकिन अभी तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया। केटीआर ने बीआरएस पार्टी के कारकुनों से कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में बीआरएस की कामयाबी के काम करें। కాళేశ్వరం ఏందో తెలియదు, మేడిగడ్డ ఏందో తెలియదు,
మల్లన్న సాగర్ తెలియదు, చెరువులు నింపుడు తెలియదు, వాగులలో నీళ్లు పోసుడు తెలియదు, రైతుల పంటలు కాపాడుడు అంతకంటే తెలియదు. ఎవడో రాసి చీడిన చదివిండు, కరువు వచ్చింది కాబట్టి రేపు రాబోయే రోజుల్లో గోస అవుతుంది తయారు కాండ్రి అంటున్నా. అందుకే నేను అంటున్నా, ఇది కాలం తెచ్చిన కరువు కానే కాదు. కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్టు ఉండగా కాంగ్రెస్ పట్టించుకోకపోవడం వల్ల, రిపేర్లు చేయకపోవడం వల్ల కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువు అనే మాటలు రైతులకు ఊరూరా చెప్పవలసిన బాధ్యత మన మీదనే ఉన్నది. తప్పకుండా చెప్పాలి రైతులకు. ఇలా నీళ్లు ఎండుతున్నాయి అంటే ఇంతకుముందు మా అన్న అన్నాడు, బాలకృష్ణ అన్నాడు, కౌశిక్ కూడా అన్నాడు, ఇదే టైంలో ఇవాళ కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే ఎట్లన్నా సరే నీళ్లు తెస్తుండే, ఆ రైతుల పొలాలు కాపాడుతుండే అనే మాట. तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि नारायणखेड़ में बीआरएस के एक इजलास से मुनक्किद करते हुए कहा कि इक़्तिदार मुस्तकिल नहीं होता और शिकस्त भी मुस्तकिल नहीं होती। इन्होंने कहा कि नारायणखेड़ को तरक्की देने का एजाज़ बीआरएस को हासिल है। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस की कामयाबी के लिए काम करने पार्टी के कायदीन व कारकुनों पर जोर दिया। माना बड़े भाई अन्नाडु ई रेवंत रेड्डी हमारे बड़े भाई अन्नाडु मोदी ने इक गुजरात मॉडल अन्नाडु। अब क्या हो रहा है, कांग्रेस बीजेपी कैसा मिल गए भी आजकल मालूम हो रहा, दोनों मिल गए अंदर से। रेवंत रेड्डी साहब बोलता है मोदी साहब को बड़े भाई, उन्हें बोलता है इनको छोटे भाई। बड़े भाई छोटे भाई दोनों मिल लिया। ऊपर से क्या हो रहा आप लोग देख रहे, अपन जो एमएलसी को नॉमिनेट करे तो उन्होंने गवर्नर साहबा अपने एमएलसी को रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस पार्टी एमएलसी नॉमिनेट करे तो एकदम पास कर देता। मालूम नहीं हो रहा, आज दोनों एक हो गए। రేవంత్ రెడ్డి గారు నిన్న దరఖాస్తు ఇచ్చిండు, ప్రధానమంత్రికి దరఖాస్తు ఇచ్చి ఒక మాట అన్నాడు. ఏమన్నాడంటే మీ ఆశీర్వాదం ఎప్పటికీ మా మీద ఇక్కడే ఉండాలి అన్నాడు. ఒక 4 రోజులు 5 రోజులు అయితే పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ వస్తుంది, అంతే కదా, వారం లోపల నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, ఎలక్షన్ కోడ్ వస్తుంది. వారం రోజులైతే దిగిపోయే ప్రధానమంత్రికి ఎవడన్నా నీ ఆశీర్వాదం ఎప్పటికి ఇట్లే ఉండాలంటాడు. నువ్వేమంటావు, నువ్వు బయట పోయి కాబోయే ప్రధానమంత్రి. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के लीडर उबैदुल्ला कोतवाल ने आज हज हाउस नामपल्ली में तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए अक़लियतों की माशी तरक्की के लिए काम करेंगे। इस मौके पर रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव, सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्ला हुसैनी, सदर उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान और कांग्रेस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि उबैदुल्ला कोतवाल का ताल्लुक महबूब नगर से है और वो क़ब्ल महबूब नगर बल्दिया के सदर नशीन की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से इनकी दरीना वाबस्तगी को देखते हुए कांग्रेस हुकूमत ने उन्हें अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन के ओहदे पर फायज किया। रेवंत रेड्डी साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी ग्रावट साहब और स्टेट के सारे मिनिस्टर्स, एमएलएस और एआईसीसी डिसीजन लेकर एक जिम्मेदारी दी है मुझे। स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ओहदे पर आज जो हालात है मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में और जैन में, जो गुर्बत है गुर्बत दूर करने के लिए इस कॉर्पोरेशन से क्या क्या इस्तेमाल किया जाए। उसी तरह स्किल डेवलपमेंट के तरह से नौजवानों को किस तरह उन्हें ट्रेनिंग किया जाए, ये सब छोड़ के माइक्रो फाइनेंसिंग, टोटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, टीएफटी जैसे कई स्कीम जैसो इस इदारे चल रहे हैं। इदारे को मजबूत कर तेलंगाना हुकूमत ने हज कमेटी तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की तश्कील जदीद अमल में लाई है। इस सिलसिले में हज कमेटी के 9 नामजद अरकान इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से सैयद गुलाम अफजल बियाबानी को मुंतखब कर लिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने इलेक्शन ऑफिसर के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस इजलास के मौके पर वक्फ बोर्ड के सदर नशीन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने सैयद गुलाम अफजल बियाबानी के नाम को रियासती हज कमेटी के सदर के लिए पेश किया था, जिसकी तायद रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने की। जिसके बाद इजलास में मौजूद हज कमेटी के अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर सैयद अफजल बियाबानी को हज कमेटी का सदर मुंतखब किया। इस मौके पर नौमुंतखब हज कमेटी के सदर सैयद गुलाम अफजल बियाबानी, रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और वक्फ बोर्ड के सदर नशीन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने भी बात की। उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान और दीगर ने हज कमेटी के चेयरमैन को मुबारकबाद पेश की। जनाब रेवंत रेड्डी साहब, वज़ीर आला, चीफ मिनिस्टर साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूं
साथ ही साथ फ़हीम कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की और मुझे इस मौका का खिदमत करने का मौका दिया कि हमारे जो मेंबर्स हैं जो यूनानिमसली तौर पर मुझे मुंतखब किए, काबिल ज़िक्र जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो एमएलए हैं वो, और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी साहब का और तमाम दीगर मेंबरों का मैं फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यूनानिमसली मुझे मुंतखब किया। और मैं सबसे ख्वाहिश किया हूँ आज़मीन की बेहतरीन खिदमत हो, उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। जो हज कमेटी के फ़राइज़ हैं, जैसे यहाँ पर उनकी सेहत के ख्याल के लिए टीका अंदाज़ी की जाती है और उनके खाने पीने का इंतज़ाम है, और यहाँ से उनको एयरपोर्ट तक पहुँचाना है, फिर वहाँ से उनके लिए फ्लाइट्स के लिए बेहतरीन इंतज़ाम हो, फिर वहाँ पर रुबात का ठहरने का इंतज़ाम हो, ये तमाम चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह ताला अनक़रीब सब बैठेंगे और सही इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ सिर्फ तेलंगाना नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के भी लोग, तेलंगाना हज कमेटी एक ऐसी है जो 3 स्टेट के लोगों को यहाँ से भेजा जाता है, सबकी खिदमत करेंगे, उनसे दुआएं लेंगे, बेहतरीन काम करने की कोशिश करेंगे। मुबारकबादी देना चाहता हूँ जनाब सैयद गुलाम अफजल बियाबानी साहब जो आज बहैसियत चेयरमैन हज कमेटी के लिए मुंतखब हुए हैं। मैं इनको मेरी पार्टी की जानिब से मुबारकबादी देते हुए ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह सुब्हाना व तआला जिससे राज़ी होता है उससे खिदमत लेता है और उसकी खिदमत को कबूल करता है, जिसका सबूत आज आप यहाँ पर इस चेयर पे बहैसियत तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन के हैसियत से बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख्वाहिश यही है, चूँकि एक ऐसे टाइम के ऊपर चेयरमैन का इंतखाब हुआ है, आने वाले कुछ दिनों के बाद में रमज़ान के बाद में यहाँ से हज के काफ़िले रवाना होते हैं। अब की मर्तबा 7,811 हाजियाँ यहाँ से इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना से यहाँ से जाने वाले हैं। तो मैं मेरे तमाम मेंबर्स रूसी फौज में धोखे से शामिल किए जाने के बाद जाँ बहक होने वाले हैदराबादी नौजवान मोहम्मद असफान जो कि जाँ बहक हो गए थे, इस ताल्लुक से वो उनके भाई ने तमाम तफसीलात बताई हैं कि तमाम माजरा क्या है। और वो बाजार घाट के रहने वाले थे। 30 बरस के मोहम्मद असफान जाँ बहक हुए हैं। तमाम तफसीलात जानने के लिए रुख करेंगे उनके भाई की तरफ। जॉब के लिए रशिया गए असफहान की खबर अब ये है कि उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई। इनके भाई, सगे भाई इमरान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इमरान भाई, खबर क्या है और ये खबर कब आई? खबर ये है कि असफान से रिलेटेड कि कल मैं जब एम्बेसी को कॉल किया था, मैं हेड ऑफिस में था दारुसलाम में असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ, वहाँ पर उनको कॉल किया था मैं। एम्बेसी में अलग कॉल नहीं किए थे, मैं ख़ुद कॉल किया था। कॉल करके असफान के बारे में जब इन्फॉर्मेशन पूछी तो वो लोग बताए कि असफान एक्सपायर हो गए। तो थोड़ी देर के लिए मेरे को शॉकिंग था ये। उसके बाद मैं फिर से कॉल किया, कॉल करके असदुद्दीन अवैसी साहब को डायरेक्ट एम्बेसी में बात कराया। तो एम्बेसी वाले भी असद साहब को वही बताए जो मेरे को बताए कि उनका एक्सपायर हो गया है, अभी वो नहीं है बोल के। फिर मैं 1-2 घंटे के बाद फिर से एम्बेसी को कॉल करके ये डेथ कैसा हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के वास्ते कॉल किया। तो लोग बोल रहे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एम्बेसी वाले वहाँ एम्बेसी वाले बोल रहे कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनको जस्ट एक कॉल आया था जो रशियन अथॉरिटीज़ के पास से, वो बेसिस पे हम वर्बल कॉल आया था, इसलिए हम वर्बल आपको कॉल कर दिए। ना एम्बेसी की तरफ से हमको कोई मेल आया ना कुछ आया। एम्बेसी को भी हम कांटेक्ट करें, एम्बेसी कांटेक्ट नहीं करी थी हमारे। क्या आपको कोई प्रूफ दिए हैं कि हाँ डेथ हो गई है? जैसे आपका पोस्टमार्टम होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ दिए? नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया हमको। एक वर्बल कॉल आया, वो वर्बल कॉल के बेसिस पे उसके बाद वो लोगों का ट्विटर अकाउंट पे वो लोग अपडेट कर दिए, जिसके बाद सारी मीडिया में ये खबर फैल गई और ये सर्कुलेट होने लगा है कि असफान का डेथ हो गया बोल के। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि असफान का डेथ हुआ। अगर असफान का डेथ हुआ है और एम्बेसी जैसा बता रही है तो उससे रिलेटेड मेरे को प्रूफ चाहिए, जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कब डेथ हुआ, कैसा हुआ, वो डिटेल चाहिए। उसके बाद मेरे को एम्बेसी से ये हेल्प चाहिए कि वो अगर डेथ हुआ है तो उसकी बॉडी को हैदराबाद भिजाए ताकि हम उनके जो आखिरी जो रसूमात है वो पूरे कर सकें। भाई, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने क्या प्रयास किया था, क्या कोशिश की थी और सरकार ने कितनी मदद की थी आप असफहान को यहाँ वापस लाने के लिए? हम देखिए 23 जनवरी से हम इस काम में लगे हुए थे, क्योंकि हमको 23 जनवरी को इसका पता चला था
इसके लिए हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का लेटर लेके 25 जनवरी को लेटर लेके हम इंडियन एम्बेसी जो मॉस्को में उसके लिए डाले थे। उसके बाद हम जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है वहाँ लेटर डाले, पीएमओ के पास डाले, होम मिनिस्टर के पास डाले, राजनाथ सिंह के पास डाले, स्मृति ईरानी के पास डाले, रशियन एम्बेसी दिल्ली डाले, रशियन एम्बेसी चेन्नई डाले, तेलंगाना सीएम के 3 लेटर बनाए, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना प्रजा भवन, तेलंगाना होम मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, 3 लेटर वहाँ डाले। वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया, ना दिल्ली से कोई रिस्पांस आया, कोई रिस्पांस ही नहीं आया, कोई रिस्पांस ही नहीं आया। रशिया से एक बार मेल आया 23 फरवरी को कि हम कांटेक्ट में रशियन अथॉरिटी से, जैसा कोई अपडेट आता है हम आपको बता देते हैं। जैसे उन्होंने मतलब खबर ये है कि इंतकाल हो गया, डेथ हो गई है, तो इस डेथ के इस इंतकाल का किसको जिम्मेदार आप समझते हैं? सरकार को, जो सिस्टम गलत तरीके से, सही तरीके से ढंग से काम नहीं किया, लेट सिस्टम काम किया? देखिए, सरकार से पहले मैं वो इन एजेंटों को कसूरवार समझता हूँ कि जो इन मासूम बच्चों को जो एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए कुछ करना चाह रहे थे, उनको गलत रास्ते पर ले जाकर चंद पैसों के लिए एक लड़के से 3-3 लाख रुपए लिए। ये पैसों के चक्कर में वो बच्चों की जान की कुर्बानी देने लगा दिए, गलत उनको गाइडेंस करके। और ये जो बच्चे हैं, कोई शादीशुदा है, कोई अनमैरिड है, बस की वाइफ है, 2 बच्चे हैं, एक 8 महीने की बच्ची है, एक 20 महीने का बच्चा है। अगर उनकी डेथ हो गई तो बच्चों के सर से बाप का साया चले गया, और ये सब एजेंटों की गलती है। सरकार से मेरी यही मान है, जो एम्बेसी बताई अगर वो सच है, अल्लाह ना करे अगर वो सच है, तो मेरी ये सरकार से मांग है कि फर्स्ट तो आप मेरे को प्रूफ दीजिए, सेकंड असफान की डेड बॉडी हैदराबाद लाने के लिए मेरी मदद करिए, थर्ड जो एजेंट इसमें मुवल्लिस है उनको आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर हम एक एजेंट, ऐसे जो ये 7 एजेंट की टीम है, अगर हम इनको ग्रिप में करेंगे तो दूसरे जो और भी एजेंट है जो फ्रॉड करके रशिया भिजा रहे हैं, वो सब पकड़े जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके। खतीब इमाम मस्जिद हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने तेलंगाना माइनॉरिटी कारपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल और हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी को मुबारकबाद दी और उनकी शाल पोशी व गुलदस्ता पेश करते हुए नेक तवक्कुआत का इजहार किया। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद मुनीर अहमद निज़ामी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जनगांव में उम्रदराज खवातीन के लिए कोमट रेड्डी सुशीलम्मा फाउंडेशन की जानिब से 3 एकड़ अराजी पर 15 करोड़ की लागत से तामीर किए गए रुद्रम्मा देवी ओल्ड एज होम सोसाइटी का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस तकरीब में तेलंगाना की वजीर सितक्का, जिला कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख, पालाकुर्ती के रुकन असम्बली यशस्विनी रेड्डी, मुनुगोड़ के रुकन असम्बली कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सितक्का ने बात करते हुए कहा कि हर असम्बली हलके में ओल्ड एज होम के क़याम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इन्होंने नौजवानों से कहा कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करें और उनकी देखभाल करना हर एक की जिम्मेदारी है। మరి ఇక్కడ ఈ జిల్లా అంటేనే వరంగల్ జిల్లా అంటేనే రుద్రమాదేవి గుర్తుకొస్తారు. అట్లా ఎంతో మంది రుద్రమాలు ఈ రోజు ఇక్కడ ఉండి మరి యొక్క పెద్దల ఆశ్రమం, వృద్ధాశ్రమం అంటే అయ్యో మేము ఇదా అనే ఫీలింగ్ కాకుండా పెద్దల ఆశ్రమమే అంటే బాగుంటదేమో అని నా భావన. చాలా మంది మన పిల్లల్ని మనం చూసుకుంటాం కానీ మనల్ని కనిపించిన తల్లిదండ్రులను అశ్రద్ధ చేస్తాం. అప్పుడు ఆ భావన ఎట్లుంటదంటే మన పిల్లలు కూడా వాళ్ళ పుట్టిన వాళ్ళనే చూస్తారు తప్ప అప్పుడు మనల్ని వాళ్ళు చూడరు. అందుకనే ఎప్పుడు మన తల్లిదండ్రులు మనం చూస్తే ఖచ్చితంగా మన పిల్లలకు కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల మీద ఒక మంచి భావన చూడాలనేటువంటి బాధ్యత కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు మరి రాజగోపాల్ అన్న కళ్ళలో నీళ్లు తిరుగుతుంటే నిజంగా బాధ అనిపించింది. ఈ బిజీ షెడ్యూళ్లలో కూడా కుటుంబాలకు తల్లిదండ్రులకు దూరంగా ఉండి మనము అంటే స్వయంగా సేవ చేయలేకపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి మరి ఉన్నంతలో వాళ్ళ కోసం కొంత టైం కేటాయించుకొని వాళ్ళ ఆలన పాలన పసిపిల్లలతో సమానం. పెద్దలంటే వాళ్ళు లేకుంటే మనం లేము.
ఆ విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కనుక గుర్తు పెట్టుకుంటే ఇలాంటి ఆశ్రమాల యొక్క అవసరం ఉండదు. दीपक जान ने तेलंगाना स्टेट क्रिश्चियन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन की हैसियत से चार्ज संभाल लिया है। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी और ईसाई बरादरी के कायदीन ने शिरकत की। दीपक जान उनको क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कॉरपोरेशन के चेयरमैन के ओहदे पर फायज करने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और पार्टी के दीगर कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज गवर्नर के कोटे के तहत नामजद अरकान कौंसिल प्रोफेसर कोदंडाराम और सहाफ़ी आमिर अली खान की नामजदगी को मनसूख कर दिया है और हुकूमत को मशवरा दिया कि वो दोबारा उम्मीदवारों के नामों को क़तियत देते हुए काबीना की मंजूरी के बाद गवर्नर को सिफारिश करें। हाई कोर्ट की बेंच ने BRS लीडर्स डी श्रवण कुमार और के सत्यनारायणा की तरफ से अलहदा तौर पर दायर दरखास्तों की समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज कर दिया था, जिसमें गवर्नर के कोटे के तहत MLC की तकर्रुरी के लिए साबिक़ा KCR हुकूमत की काबीना की तरफ से की गई सिफारिशात को गवर्नर की जानिब से मुस्तरद किए जाने को चैलेंज किया गया था। लोकसभा इंतखाबात में अवाम को हक़ राय दही से इस्तेफादे के लिए शऊर बेदारी पैदा करने मेदक कलेक्टर के दफ्तर में मुग्गू डालने के मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज और जिला कलेक्टर राहुल राज की हिदायत पर यह मुकाबला मुनक्किद किया गया था। मेदक लोकल बॉडीज के एडिशनल कलेक्टर रमेश ने इन मुकाबलों का मुआयना किया और सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए और इंतखाबात में वोट देने की अवाम से अपील की। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मेगा DSC के नाम पर नया एलामिया जारी किया गया है। ताहम ज़िले आदिलाबाद की मखलूआ जायदादों में कुछ तब्दीली नहीं लाई गई, जबकि नए एलामिये में भी तुलबा के साथ नाइंसाफ़ी होने का इल्ज़ाम लगाते हुए DSC उम्मीदवारों ने DO के दफ्तर के सामने एहतजाज किया और मीडिया से बात करते हुए DSC के उम्मीदवारों ने कहा कि साबिक़ में मुतल्लिक़ा आला ओहदेदारान को ज़िले आदिलाबाद की मखलूआ नशिस्तों के बारे में नुमाइंदगी की गई, वो बेफैज़ साबित हुई। उन्होंने कहा कि साबिक़ में 3 मरतबा DSC का इम्तिहान होने के बावजूद रोस्टर के नाम पर महफूज जायदादों को आम ज़ुमरे में नहीं दिखाया गया, जबकि ज़िले भर में दर्जनों उर्दू स्कूल्स हैं जहां पर सिर्फ 1-2 टीचर्स ही खिदमत अंजाम दे रहे हैं। स्कूल्स में असातिज़ा की कमी के बायस औलिया तुलबा ने अपने बच्चों को मियारी तालीम ना मिलने के खौफ से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में दाखिला नहीं दिला रहे हैं। हुकूमत तुलबा की तादाद की कमी का बहाना बनाकर स्कूल्स बंद कर रही है। DSC के एहतजाजी उम्मीदवारों ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि ज़िले आदिलाबाद के लिए नई जायदादों की मंजूरी और मखलूआ नशिस्तों की फहरिस्त पर नजरसानी करते हुए खुसूसी एलामिया की इजराई अमल में लाएं ताकि उर्दू मीडियम में ज़िले तालीम तुलबा का नुकसान न हो। इस मौके पर उर्दू ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन सदर अबरार अहमद, शेख फेरोज, अब्दुल मुनीब, शेख मुनीर, मुजाहिद और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के मवाजियात में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स ने अपनी ज़ेर इल्तिवा तनख्वाहों को जारी करने का मुतालबा करते हुए कमिश्नर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने बात करते हुए कहा कि उन्हें 3 माह से तनख्वाह नहीं दी गई है। उनका कहना था कि पिछली हुकूमत ने RMP सिस्टम कायम करने के लिए उन्हें मवाजियात में डॉक्टर के तौर पर तैनात किया था। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से ख़ानदान की कफालत बोझ बन गई है। फौरी तौर पर तनख्वाहें जारी करने की मांग की, वरना एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का इंतबाह दिया। ఇప్పుడు మాకు సమస్య ఏంటిదంటే అండి 3 నెలల నుండి మాకు జీతాలు లేవండి. కఠినమైన పరిస్థితి మాది. మేము ఎక్కడో పల్లెల్లో పోయి పనిచేయాలి. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మేము ఒక 1200 మంది పనిచేస్తున్నాము. 3 నెలల నుంచి మాకు జీతాలు లేక చాలా కష్ట పరిస్థితిలో ఉన్నాం. మేము ఒక పల్లెల్లో వెళ్ళాలంటే ఒకప్పుడు ఒక RMP డాక్టర్ల యొక్క వ్యవస్థను రూపుమాపాలని చెప్పేసి పల్లె దవాఖానాలలో డాక్టర్లను పెట్టాలని చెప్పేసి దాన్ని గవర్నమెంట్ చాలా ఇదిగా తీసుకొని మమ్మల్ని రిక్రూట్మెంట్ చేసింది. అయినా కూడా మేము సమాజ సేవ అనే దృక్పథంతో పల్లె దవాఖానలో మమ్మల్ని రిక్రూట్ చేసినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా వెళ్ళినాం. మాకు ప్రతి నెల 1వ తారీఖు జీతం పడేది. మాకు గత 3 నెలల నుంచి మాకు జీతాలు లేవు. ఘోరమైన పరిస్థితి. పల్లె లోపలికి వెళ్ళాలంటే మండలం దాటి ఒక 10-20 కిలోమీటర్ లోపలికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. వెళ్ళడానికి 20 కిలోమీటర్, రావడానికి 20 కిలోమీటర్, రోజు 40 కిలోమీటర్లు, 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్లు. మాకు ఇచ్చే చాలని జీతాలు ఉన్నాయనుకుంటే అందులో మాకు మళ్ళా 3 నెలల నుంచి జీతాలు లేవు. మా ఫ్యామిలీ ఎట్లా వెళ్ళాలి? ఒకప్పుడు మేము ఏదైనా క్లినికో ఏదైనా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో పనిచేసినప్పుడు మాకు జీతాలు టైంకి వచ్చేటి. మేము గవర్నమెంట్ నమ్ముకొని 1200 మంది ఎక్కడెక్కడైతే క్లినిక్లు పెట్టుకొని స్టేబుల్ అయి ఉన్నామో
అలాంటి వ్యక్తులము గవర్నమెంట్లో పనిచేయాలనే సంతోషంతో మేము పల్లెల్లోకి వెళ్ళడానికి వచ్చినాము. గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ కానీ ఉత్సాహంగా పనిచేస్తున్నారు. మాలు పిఎస్సి మెడికల్ ఆఫీసర్లు చెప్పేటువంటి పనులను కూడా పల్లె దవాఖాన డాక్టర్లు విజయవంతంగా పనిచేస్తున్నారు. ప్రతి పని ఇన్ని రోజులు లేని సమస్య అండి. 3 months నుంచి ఇబ్బంది పడుతున్నాము. राजेंद्र नगर एसओटी पुलिस ने अतापुर के इलाके में एक पेंटर फहीम के कत्ल के मामले को हल कर लिया है। पुलिस ने इस कत्ल में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया। राजेंद्र नगर डीसीपी श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बतलाई। इस मौके पर पुलिस के दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। After that, ये SOT राजेंद्र नगर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दैट केस। एक वही दिन आइडेंटिफाई कर सक पाए उन लोगों को, और वो लोग आज वो लोगों को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जा रहा। ये मर गए सो फहीम को, और वही मोहल्ला में रहता है यासिन बोल के। वो यासिन और फहीम को जगने के नाइट में थोड़ा छोटा गड़बड़ हुआ। बाद में वो एल्डर्स हो के रिजॉल्व करना था, लेकिन वो छोटा मामला ही, लेकिन दोनों में गैप्स आ गया था। एक के ऊपर एक निशान लगा के मर्डर करना बोल के वहां तक भी कॉन्स्पिरेसी हुई। वो यासिन उनका दोस्त था। 4 लोगों को मिला के काला पत्थर वाला 2 है और फलकनामा का 2, ये 4 लोगों को बुला के उनको समझाया था इनको उड़ा देना, नहीं तो गुजर जाता बोल के वो लोग अटेम्प्ट करा था। और 5 लोगों भी ये प्लान करे। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।